बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें टीना और मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। टीना और मीना के माता पिता दोनों ही जॉब किया करते थे और वह कंपनी की तरफ से विदेश गए हुए थे। टीना और मीना दोनों बहनें एक साथ रह रही थी, समय पर स्कूल जा रही थी, समय पर खेल रही थी, समय पर अपने सभी काम कर रही थी। एक दिन टीना मीना से कहती है, दीदी दीदी 1 महीने से ज्यादा हो गया, मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कितने दिन और लगेंगे दीदी? टीना, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन चलो मम्मी पापा की तुम्हें बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। बस कुछ ही समय में मम्मी पापा हमारे पास आने वाले हैं और तुम्हें पता है वह विदेश से हम दोनों के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आ रहे हैं। इस तरह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार करती हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा दुखद खबर मिलती है, जिसे सुनकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। जहां दोनों बहनें अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार कर रही थी, वहां दोनों की डेड बॉडी आती है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। नहीं नहीं मम्मी पापा, आप इस तरह से हम दोनों बहनों को अनाथ कर कर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कितने ज्यादा खुश थे कि आप दोनों आ रहे हैं। हम दोनों ने पूरे घर को सजाया और आप दोनों के लिए केक भी बनाया था। मम्मी पापा प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना और हमसे बातें कीजिए ना। मम्मी पापा प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए, हमें इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाइए। क्या दीदी सच में मम्मी पापा हमसे कभी बात नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा, अब मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगी? हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीना टीना को दिलासा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर टीना और मीना की चाची कावेरी और उनके 2 बच्चे, बेटा क्रिश और बेटी सुनैना आ जाती हैं और चाची दोनों बहनों को दिलासा देते हुए कहती हैं, अरे मेरी बेटियों, तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकती। चुप हो जाओ, जो होना था सो हो गया, होने को कौन रोक सकता है? तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से चाची दोनों बहनों को दिलासा देती हैं। कुछ समय बाद टीना और मीना के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों बहनें स्कूल को तैयार होकर जा रही थी कि तभी चाची कहती हैं, ओहो, अच्छा तो दोनों बहनें अब स्कूल जा रही हैं। घर में जो इतना सारा काम है वह कौन करेगा? तुम्हारी मरी हुई माँ जो दोनों बहनें तैयार होकर स्कूल जाने लगी। तू सुन मीना, किचन का सारा काम तू ही संभालेगी, और तू सुन छोटी, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन साफ करना और हाँ इस्त्री भी करना, यह सारे काम तू करेगी। किसी भी काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सारा काम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। चलो चलो ड्रेस उतारो और काम पे लग जाओ। मनहूस आई बड़ी स्कूल जाने वाली। अपनी चाची के मुंह से यह सारी बातें सुनकर दोनों बहनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मीना कहती है, चाची यह आप क्या कह रही हैं? हम काम भला क्यों करेंगे? हमारा स्कूल जाने का समय हो रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं और आप तो यहाँ पर हमारी देखभाल करने के लिए रुकी थी। अगर आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ से जा सकती हैं। हम दोनों बहनें अकेले भी रह लेंगे। मुझे पता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि एक दिन तुम दोनों मनहूस बहनें हमें घर से बाहर निकालने की बात जरूर करोगी। तभी तो इतने दिन से तुम्हारी चापलूसी कर रही थी, तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी ताकि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकूं, और अब मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। इसलिए अगर इस घर से कोई जाएगा तो वह हम नहीं है, वह तुम दोनों अनाथ बहनें हो। इसलिए अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो चुपचाप जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना दर्द की ठोकरें खाओगी और एक समय का भी खाना नहीं मिलेगा।
मम्मी मम्मी, आपको पता है इन दोनों बहनों का रूम बहुत ज्यादा सुंदर है और आप जानती हैं इनकी सभी ड्रेस, मेकअप का सामान, ज्वेलरी बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर है। मम्मी, इनका रूम, इनकी ड्रेस और इनकी ज्वेलरी सब कुछ मुझे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इनका आज से जो भी कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और तुम सुनो, आज के बाद तुम इस महल जैसे घर के अंदर भी नहीं रहोगी, बाहर जो गौशाला है उसके अंदर रहोगी। सारा काम खत्म करने के बाद चुपचाप उसके अंदर सोने के लिए चली जाना। इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना। जाओ जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार करो। और तो सुन टीना की बच्ची, जो तूने कल व्हाइट लहंगा पहन रखा था ना, वह अच्छी तरह से धोकर इस्त्री कर देना, मुझे वह बहुत पसंद आ रहा है। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, मैं अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में उसे ही पहन कर जाऊंगी। जल्दी से उसे धोकर इस्त्री कर मनहूस। बेचारी दोनों बहनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें अपनी चाची की बात माननी पड़ती है। मीना किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और बेचारी टीना, जिसने आज तक झाड़ू को हाथ नहीं लगाया था, वह पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है और उसके बाद सुनैना के लिए व्हाइट लहंगे पर इस्त्री करने लग जाती है और ख्यालों में खो जाती है। कुछ जलने की बू आती है तो वह देखती है कि लहंगा पूरी तरह से जल चुका है। कुछ समय बाद सुनैना भी वहाँ आ जाती है और वह लहंगा जला हुआ देखकर आग बबूला हो जाती है। पहले तो टीना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसके हाथ पे लगा देती है और फिर उसी हाथ को मोड़ते हुए उससे कहती है, तूने ये लहंगा जानबूझकर जलाया है ना, ताकि मैं इस लहंगे को पहन न सकूं, क्योंकि ये तेरा था। मम्मी मम्मी, जल्दी से यहाँ पर आइए और देखिए इस अनाथ और मनहूस ने क्या किया है। जो लहंगा मुझे पसंद था वह इसने जानबूझकर जला दिया। मम्मी नहीं नहीं सुनैना दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने यह जानबूझकर नहीं जलाया। प्लीज पहले मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज दीदी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी दीदी, हाँ सच में टीना को बहुत दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसका हाथ छोड़ दीजिए। मीना के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सुनैना उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन मीना के सामने एक शर्त रखती है। ठीक है, मैं तेरी इस बहन का हाथ छोड़ देती हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। जंगल के बाहर जो नदी है, वहाँ जो कांटे वाला रास्ता है, उस पर तुझे नंगे पैर चलकर तुझे वहाँ से मेरे लिए जो जामुन का पेड़ लगा है, वहाँ से ताजी ताजी जामुन तोड़ के लेकर आनी होगी। अगर तू मेरे लिए जामुन लेकर आ गई तो ठीक है। क्यों मम्मी, मैं इन दोनों अनाथ मनहूस बहनों को सही सजा दे रही हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक सजा दे रही हो। अगर इनकी रस्सी अभी से खींच के नहीं रखी तो ये तो सर पर बैठ जाएंगी। अपनी बहन के लिए मीना यह शर्त मान जाती है और वह नंगे पैर जंगल के बाहर जो कांटे वाला रास्ता था उस पर चलकर जाती है। बेचारी के पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन वह उस पर चलकर जामुन तोड़कर लेकर आ जाती है। टीना का हाथ जख्मी था और बेचारी मीना के पैर जख्मी थे, और फिर भी दोनों बहनें घर का काम कर रही थी। और जब सारा काम करके दोनों बहनें अपने हिस्से का खाना लेकर गौशाला में जा रही थी, तभी कावेरी दोनों से उनकी थाली छीनकर फेंक देती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, हाँ, देखो तो हमारे बिना परमिशन के दोनों बहनें किस तरह अपनी थाली सजा के लेके जा रही हैं। तुम्हें किसने परमिशन दी? तुम ये खाना नहीं खाओगी। सुनैना बेटा, जाओ जल्दी से जो मैंने इन दोनों मनहूस बहनों के लिए प्लेट बना के रखी है वह लेकर आओ। आज के बाद तुम वही खाओगी जो हम तुम्हें देंगे, अपने हाथ से कुछ नहीं लोगी, समझ रही हो मनहूस हो? सुनैना एक प्लेट लेकर आती है जिसके अंदर सूखी रोटी अचार के साथ रखी थी, और वह कावेरी दोनों बहनों को थमा देती है और गौशाला में भेज देती है। दोनों बहनें वह सूखी रोटी गौशाला में ले जाती हैं। तभी टीना रोते हुए अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी, हमारे इतने भी बुरे दिन आ जाएंगे यह तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने का गम अलग, और चाची का जुल्म और अत्याचार एक तरफ, हमारी पढ़ाई भी छुटवा दी, नौकरानी की तरह हमसे काम करवाती है, मेरा हाथ चला दिया और आपको कांटे वाले रास्ते पे चलाया, पूरे दिन हमसे गधों की तरह काम भी करवाया, और अब दी सूखी रोटी और हमें यहाँ भेज दिया गौशाला के अंदर, जहाँ मच्छर मक्खियाँ गंदगी। दीदी, इससे अच्छा होता कि मम्मी पापा के साथ हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, कम से कम यह नर्क जैसी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती।
मेरी प्यारी बहन, यह बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। हम है ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सहारा। तुम उदास ना हो, और मुझे तुम्हारा जख्म पहले से बेहतर लग रहा है। यह लो रोटी, हम इसे पानी के सहारे खा लेंगे। वैसे मम्मी पापा, आपको हमें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। देखिए, आपके जाने के बाद हम दोनों बहनों की जिंदगी कैसे क्या हो गई। हम क्या करें, हमारी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। इस तरह से दोनों बहनें अपने माता पिता को याद कर रही थीं और वह सूखी रोटी पानी के सहारे खाने लगती हैं कि तभी वहाँ टीना और मीना की माँ की आत्मा आ जाती है और वह टीना और मीना से कहती हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर टीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। 12 बज चुके हैं और तुम अपना जन्मदिन कभी नहीं भूलती। आज तुम अपना जन्मदिन कैसे भूल गई टीना बेटा? मम्मी, आप स्वर्ग से मुझे बर्थडे विश करने आई हैं। मम्मी, आप कितनी अच्छी है। मम्मी, आपको पता है हमारी चाची हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा। ऐसी नर्क जैसी जिंदगी में भला क्या जन्मदिन याद रहेगा? मम्मी, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना, हमारे साथ रहना। नहीं बेटा, ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा हूँ। मीना बेटा, मेरे पीछे तुमने अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ, जादुई लहंगा और जादुई सैंडल। तुमने अभी तक ब्रीफकेस खोलकर नहीं देखा। उसके अंदर एक सुंदर लहंगा और सुंदर सैंडल हैं जो हम तुम्हारे लिए लेकर आ रहे थे। बेटा, तुम्हें पता है जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन हमारी कार के सामने एक मासूम बिल्ली आ गई, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। वह बिल्ली किसी और की नहीं बल्कि एक परी की थी, जिसके अंदर उसकी जान बसती थी। वह परी तो हमें बचा न सकी, लेकिन उसने टीना का लहंगा जादुई कर दिया और मीना तुम्हारी सैंडल भी जादुई कर दी, जिसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दुख परेशानी नहीं आएंगी। बेटा, अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही टीना और मीना की माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। दोनों बहनें अपनी माँ के कहने अनुसार वह ब्रीफकेस खोल के देखती हैं तो उसके अंदर बहुत सुंदर लहंगा और बहुत सुंदर सैंडल थी। जैसे ही टीना वह जादुई लहंगा पहनती है तो उसके हाथ के सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसके सामने एक सुंदर केक आ जाता है। और मीना वह जादुई सैंडल पहनती है तो उसके भी जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। मीना टीना का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश थी और पेट भरकर खाना खाती हैं और केक खाती हैं और सुबह होने के बाद अपनी चाची के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, चाची बस अब बहुत हुआ, हम आपका अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे तो आप रहिए हमारे महल जैसे घर में, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ, शौक से जाओ। जब सड़क पर भीख मांगती फिरोगी और तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, तब तुम आओगी हमारे घर और हमारी नौकरानी बनकर हमारा काम करोगी। अब तो हम तुम्हें सूखी रोटी दे भी देते हैं, उसके बाद तो हम तुम्हें 2 दिन में एक ही सूखी रोटी देंगे। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। दोनों बहनें खुश होकर अपना महल जैसा घर छोड़कर आ जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से अपना एक महल जैसा घर ले लेती हैं और दोनों बहनें एक बड़े स्कूल में भी जाने लगती हैं और जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से गांव में जो भी लोग परेशान होते, गरीब होते, अनाथ होते, उनकी बहुत ज्यादा मदद करती। इस तरह से दोनों बहनों का बहुत नाम हो रहा था और एक दिन कावेरी और सुनैना को भी पता चल जाता है कि दोनों बहनों का गाँव में बहुत नाम हो रहा है। तभी कावेरी अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मुझे तो लगा था कि दोनों बहनें सड़क पर भीख मांगती फिरेंगी और एक दिन हमारे घर लौटकर आ जाएंगी, लेकिन पता नहीं घर से जाने के बाद उन्हें ऐसी कौन सी धन दौलत मिल गई या फिर इस घर से कौन सा खजाना लेकर गई जो महल जैसे घर में रह रही है और लोगों को सोना चांदी, खाना, कपड़े यह सब बांट रही है। सब लोग उनके बहुत गुणगान गा रहे हैं। इतना नाम होते देख मुझे तो जलन हो रही है। क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मी, उनके घर चल के देखते हैं ना, आखिर उनके पास कौन सा खजाना है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
दोनों माँ बेटी टीना और मीना के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से दोनों बहनों के पास इतनी धन दौलत आ रही है जो खत्म ही नहीं हो रही। एक दिन दोनों माँ बेटी मौका देखकर टीना और मीना की माँ का जादुई लहंगा और जादुई सैंडल चुराकर अपने घर आ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। हमारे तो मजे आ गए, जादुई लहंगे और जादुई सैंडल, तुम दोनों हमें बहुत सारी धन दौलत दे दो। इतनी धन दौलत की हमसे ज्यादा कोई अमीर नहीं होना चाहिए और हम तो उन दोनों अनाथ बहनों की तरह दूसरों की मदद नहीं करेंगे जिस वजह से हमारी धन दौलत कभी खत्म होगी ही नहीं। वह तो पागल है जो दूसरों की मदद कर रही है। अब तुम जल्दी से हमें बहुत सारी धन दौलत दे दो, हमसे सब्र नहीं हो रहा। दोनों माँ बेटी जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से धन दौलत का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों माँ बेटी को कुछ नहीं मिलता बल्कि बहुत खतरनाक सांप निकल कर आते हैं जो दोनों को ही डस लेते हैं और दोनों की ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस तरह कावेरी और सुनैना को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और टीना और मीना के माँ के जादुई लहंगा और सैंडल टीना और मीना के पास पहुँच जाते हैं, जिसकी मदद से दोनों बहनें तो एक हंसी खुशी जीवन जी ही रही थी बल्कि औरों की भी जिंदगियों में खुशियां लेकर आ रही थी। बहुत समय पहले की बात है। खुशहालपुर नामक गांव में दो बहुएं रहती थीं। एक का नाम कमला था और दूसरी का नाम कलावती था। कमला कलावती से बड़ी थी और उसकी एक बेटी थी नंदिनी। नंदिनी के पिता का कुछ साल पहले ही निधन हो चुका था। कलावती की भी एक बेटी थी ज्योति। ज्योति बहुत ही नकचड़ी और बदतमीज थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी बहुत सुंदर और स्वभाव की अच्छी थी। लेकिन अचानक नंदिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका, क्योंकि पिता तो पहले ही छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। अब कमला की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। कमला को अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब वह ज्यादा दिन जी नहीं सकती। एक दिन कमला कलावती को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, कलावती, तुम मेरी देवरानी हो और नंदिनी की चाची भी। नंदिनी के पिता उसे पहले ही छोड़ के जा चुके हैं और अब मेरा भी समय आ गया है। मैं मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रही हूँ। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली रह जाएगी, उसे बिल्कुल अपनी बेटी ज्योति की तरह ही प्यार करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, मैं बिल्कुल नंदिनी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ज्योति जैसा ही प्यार करूंगी। आखिर नंदिनी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। कमला को कलावती के ऊपर भरोसा हो जाता है कि उसके जाने के बाद कलावती नंदिनी का अच्छे से ख्याल रखेगी और ऐसे ही एक दिन कमला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और नंदिनी अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पहले पिताजी चले गए और अब आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। अब मैं जीकर क्या करूँगी? नंदिनी ऐसा कहकर रो रही थी। तभी कलावती नंदिनी के पास आती है और उससे कहती है, रो रो के घर में मनहूसियत फैला दी। अब तेरी माँ मर चुकी है, तेरे रोने से वापस नहीं आ जाने की। कैसी मुसीबत मेरे सर डालकर चली गई। अब चल, रोना धोना बंद कर और घर के कामों में लग जा। अच्छी तरह घर का काम होना चाहिए। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना तू अपनी चाची का असली रूप देखेगी। आई बात समझ में? मनहूस कहीं की। चाची की बातें सुनकर नंदिनी अचंभित हो जाती है कि जब तक उसकी माँ जिंदा थी तो उससे कितने प्यार से बात करती थी, और जैसे ही उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है तो उसका व्यवहार ही कितना बदल गया। नंदिनी रो रो के घर के काम में जुट जाती है और एक दिन नंदिनी काम कर कर स्कूल जा रही थी। तभी कलावती नंदिनी से कहती है, क्यों महारानी, कहाँ जा रही हो मेरे बिना इजाजत के? चाची जी, स्कूल का समय हो गया, मुझे स्कूल जाना है, बस स्कूल ही जा रही हूँ। नहीं, अब तो स्कूल नहीं जाएगी, अब तो घर में रहकर घर का काम करेगी। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे भी पढ़ाऊं और अपनी बेटी ज्योति को भी पढ़ाऊं। बस जितना पढ़ना था पढ़ ली, अब घर में बैठ। नहीं चाची जी, मेरा स्कूल बंद मत कीजिए, मुझे स्कूल में पढ़ने जाने दीजिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं। प्लीज मेरा स्कूल बंद मत कीजिए। अच्छा,
मेरे सामने जबान चला रही है, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर कलावती नंदिनी की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, देख मनहूस लड़की, मैंने तुझे अपने घर में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रखा है क्योंकि मुझे तेरे नाम की प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करानी है। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरी बेटी का नाम हो जाएगी वैसे ही मैं तुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दूंगी। उसके बाद तू भीख मांगना चाहे अनाथालय रहना, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे ही समय बीत रहा था। कलावती नंदिनी के ऊपर बहुत अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम कराती। अगर काम में कुछ खराबी हो जाती तो नंदिनी की खूब पिटाई भी कर देती और अपनी बेटी ज्योति को बिल्कुल शहजादी बनाकर रखती। उसे कहीं आने जाने की रोकथाम नहीं थी, उसका जो दिल करता वह करती। एक दिन ज्योति नंदिनी से कहती है, ओ इस घर की नौकरानी नंदिनी, सुन, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, घर की अच्छे से सफाई कर देना। मुझे घर के अंदर जरा भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। और हाँ, मेरे दोस्तों को चाइनीज खाना पसंद है तो चाइनीज खाना बना लेना। आई बात समझ? कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये बात अच्छी तरह समझ लेना। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, निकल यहाँ से। नंदिनी बेचारी अपनी चाची का भी अत्याचार सहे और ज्योति का भी। नंदिनी रोते हुए काम में जुट जाती है। शाम होने के बाद ज्योति की फ्रेंड आ जाती हैं, लेकिन ज्योति की फ्रेंडों को खाना पसंद नहीं आता। वह ज्योति से कहती हैं, क्या यार ज्योति, इतना बदमजा खाना मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। तेरे घर की कुक कैसी है जिसने इतना खराब खाना बनाया। चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं, सारा मूड ही खराब हो गया, अब किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाते हैं। ज्योति को अपने दोस्तों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब उसके दोस्त चले जाते हैं तो ज्योति अपनी माँ से कहती है, देखिए ना माँ, इस नौकरानी ने मेरे दोस्तों में मेरी नाक कटा दी। ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मेरे दोस्त मेरे घर ना आए। माँ इसे अभी सबक सिखाइए, आइंदा ये ऐसा ना कर सके। क्यों कलमोही, तू मेरी बेटी की बेइज्जती कराना चाहती है? इसकी सजा तो तुझे अभी मिलेगी। इतना कहकर कलावती नंदिनी के ऊपर गर्म पानी डाल देती है, जिसकी वजह से नंदिनी के शरीर पर छाले हो जाते हैं। नंदिनी बहुत ज्यादा रोती है और अपनी चाची से कहती है, चाची आपने क्या किया? मुझे बहुत जलन हो रही है, प्लीज दवाई दे दीजिए, मैं छालों पर लगा लूंगी। नहीं कलमोही, तुझे कोई दवाई नहीं मिलेगी छालों पर लगाने की। तूने मेरी बेटी की बेइज्जती कराई है ना उसके दोस्तों में, अब उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब यहाँ से अपनी शक्ल दफा कर, वरना जो सुंदर सी शक्ल बच रही है ना उस पर भी गर्म पानी फेंक दूंगी और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, मनहूस। नंदिनी रोते हुए चली जाती है। तभी ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे कुछ ड्रेसेस पर इस्त्री होनी है, जरा इस नौकरानी से कहकर करा दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ। ओ महारानी, अगर रोना धोना खत्म हो गया हो तो जल्दी मेरे पास आ। नंदिनी कलावती के पास आती है। सुन कलमोही, मेरी बेटी को सुबह जल्दी जाना है, उसके सभी ड्रेसेस पर इस्त्री करके रख। नंदिनी ऊनी जले हाथों से रोते हुए ज्योति के ड्रेसेस पर इस्त्री भी कर देती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत ज्यादा रोती है। माँ, आप मुझे किन जालिमों के बीच छोड़ के चली गई? काश मैं भी आपके साथ चली जाती तो अच्छा होता। आज मुझे इतना अत्याचार तो नहीं सहना पड़ता। मैं कितनी बदनसीब हूँ, पहले पिता का प्यार मेरे से छूट गया और फिर आप भी मुझे छोड़ के चली गई। बस मेरे नसीब में तो दूसरों की धुतकार और पिटाई। माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मैं आप दोनों के पास आना चाहती हूँ माँ। ऐसा कहकर नंदिनी रो रही थी। तभी नंदिनी को एक आवाज आती है। वह आवाज एक बक्से से आ रही थी। नंदिनी उस बक्से के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक नेकलेस और एक चिट्ठी रखी थी। नंदिनी उस चिट्ठी को खोलकर देखती है तो वह चिट्ठी उसकी माँ की लिखी हुई थी। उसमें लिखा था, मेरी शहजादी बिटिया, यह जादुई नेकलेस है। ये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मुसीबत में होगी और तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और तुम्हारे पिता भी तुम्हें पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन तुम घबराना मत। यह जादुई नेकलेस है, यह तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगा। जब तुम्हें ये जादुई नेकलेस
और चिट्ठी मिलेगी तो जब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ कमला। नंदिनी चिट्ठी को पढ़कर बहुत रोती है और कहती है, माँ, आपने मरकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज भी आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद माँ, मेरे से गलती हो गई जो मैं मरने की बात कर रही थी। ऐसा कहकर नंदिनी वह जादुई नेकलेस पहन लेती है और जैसे ही नंदिनी वह जादुई नेकलेस पहनती है तो उसके सभी जख्म ठीक हो जाते हैं और अब उसे कोई काम भी करना नहीं पड़ता क्योंकि सब काम अपने आप हो जाता। एक दिन नंदिनी के गले में ज्योति वह जादुई नेकलेस देख लेती है और अपनी माँ से कहती है, देखिए ना माँ, इस नौकरानी के गले में कितना सुंदर नेकलेस है। यह नेकलेस नौकरानी नहीं पहन सकती, मुझे चाहिए। इसकी इतनी औकात नहीं, इतना सुंदर नेकलेस इस नौकरानी के गले में हो। कलावती नंदिनी के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसके पास इतना सुंदर नेकलेस कहाँ से आया। नंदिनी कलावती को कुछ नहीं बताती, लेकिन कलावती उसके गले से वह नेकलेस छीनकर अपनी बेटी को दे देती है। जैसे ही ज्योति वह नेकलेस पहनती है तो वहां पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं और ज्योति को सांप डस लेते हैं। हाल ही में ज्योति की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर कलावती बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहां नंदिनी की माँ कमला की आत्मा आ जाती है और कलावती से कहती है, कलावती, मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन तुमने मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रखा, उसे स्कूल से भी हटा लिया, नंदिनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अपनी बेटी के नाम करा ली। लेकिन तुम भूल गई थी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और नंदिनी के साथ भी भगवान था। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। अब ज्योति हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गई। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है और कलावती को भी अपने किए पर पछतावा हो जाता है। अब कलावती नंदिनी से बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार करती, उसे स्कूल भी जाने देती और घर का काम भी नहीं कराती। अब नंदिनी जादुई नेकलेस की मदद से बहुत खुशी खुशी रहती और वह लोग बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाते।